हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड के क्या फंक्शंस हैं इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले ब्लड के फंक्शन में हम देखें कि इसमें ये ट्रांसपोर्टेशन करता है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है इस चीज को समझ लिया जाए। ये फूड जैसे ही डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो होता है सीकम, वहां पर भी कुछ एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन जनरली कहा जाए कि कंप्लीट डाइजेशन जो है कहाँ कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और उसी में विल्ली और माइक्रोविल्ली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर ब्लड कैपिलरीज जो हैं वह क्या कर लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दैट मीन्स अब वहां से फूड आइटम्स जो है वह जो न्यूट्रिएंट्स हैं वह एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो अब ब्लड क्या कर लेता है, बॉडी के सभी पार्ट्स तक, जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, सभी के पास तक पहुंचाने का काम करता है। दैट मीन्स इसका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, यह ट्रांसपोर्टेशन करता है न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कौन, ब्लड। सेकेंड इसमें पॉइंट हम लोग देखेंगे, यह रेस्पिरेटरी जो गैसेस होते हैं, जो लंग्स हैं हमारा, लंग्स में हम लोग ये समझें कि जैसे ही नॉस्ट्रिल के हेल्प से, नॉस्ट्रिल के थ्रू गैस कहां पहुंचा, लंग्स के अंदर पहुंचा, वहां पर जो गैसेस हैं वह एक्सचेंज हो जाती है। ऑक्सीजन जो है, तो ये रेस्पिरेटरी जो गैसेस हैं, चाहे ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सबको यह ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। यह हमारे सेल तक पहुंचाने का काम करेगा, टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करेगा। जब सेल के पास ये ऑक्सीजन पहुंचता है तो फूड आइटम्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, या हम कहें कि रेस्पिरेशन जब कंप्लीट हो जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से क्या हो जाते हैं, हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं। तो इसको कैरी करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। कैरी करने का काम ब्लड का होता है, इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। रेस्पिरेटरी जितने भी गैसेस हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन, उसको कैरी करने का काम किसके हेल्प से करता है, हेमोग्लोबिन इसमें हेल्प करता है। ऑक्सीजन को बाइंड करने का कैपेसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करने का कैपेसिटी किसके पास होता है, या टेंडेंसी किसके पास होता है, या हेमोग्लोबिन के पास होता है। और हम जानते हैं कि हेमोग्लोबिन जो है, 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन जो है वह कितना बाइंड कर सकता है, अप्रोक्स 1.34 ml तक ऑक्सीजन को यह बाइंड कर सकता है। इसके पास इतना कैपेसिटी होता है कि 1 ग्राम में वह कितना बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन को, 1.34 ml ऑक्सीजन को बाइंड करने का इसके पास कैपेसिटी होता है। तो ये चीज आप समझें कि इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, रेस्पिरेटरी जितने भी गैसेस हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड इसमें पॉइंट देखा जाए कि यह ट्रांसपोर्टेशन करता है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम ध्यान दें। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक्सक्रेशन जो होता है, जैसे यूरिक एसिड हुआ या यूरिया कह लें, ये हमारे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं। इसको यह बाहर ले जाने का काम करता है, इसको कहा जाए कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल लिवर के थ्रू, लीवर में जितने भी हम कहें कि इम्प्योरिटीज बाहर से, वह क्या कर लेता है कि डाइजेशन करने का काम करते हैं। वहां पर भी क्या हो जाता है, लीवर में बहुत सी चीजों का एमल्सिफिकेशन, जैसे कहा जाए बाइल जूस, या वहीं पर हम देखें कि जब डाइजेशन हो रहा होता है उस दौरान भी, रेस्पिरेशन के दौरान भी कुछ इम्प्योरिटीज जो है, जैसे एमिनो एसिड हुआ, ये सभी फॉर्म होते हैं, तो ये एक्सक्रेटा का काम करते हैं। जैसे देखिए इसमें यूज होने के बाद जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ये सभी वेस्ट मटेरियल्स अब वेस्ट के समान हो गए, तो इसको ट्रांसपोर्ट करके कहां पर पहुंचाने का काम करता है, ये किडनी के पास लेकर के जाता है। और किडनी जो है वह हमारे लिए फिल्ट्रेशन यूनिट का काम करता है, और फिल्ट्रेशन यूनिट है तो फिल्टर करता है, और इसमें जो इम्प्योरिटीज होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स जिसको कहा जाए, यह एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर ले जाने का काम होता है। तो इस तरीके से समझा जाए कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स का, वह किसके द्वारा हुआ, ब्लड के थ्रू ही हुआ। ब्लड से ही एक्सक्रेट कर लेता है किडनी, वहां पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। तो ग्लोमेरुलस जो पार्ट है वह क्या कर लेता है, या बोमेन कैप्सूल जो है वहीं पर ही फिल्ट्रेशन हो जाता है। इस चीज को आप एक्सक्रेटरी सिस्टम में पढ़े होंगे, तो यहां हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए आगे हम बढ़े। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन। आप जानते हैं कि हार्मोन्स जो है, या हम कहें कि वह ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, एक तरीके के यह केमिकल हैं जो ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं।
तो ग्लैंड के बाय डक्ट भी हो सकते हैं या विदाउट डक्ट भी होते हैं, इसलिए इसको या कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों तरीके का प्रॉपर्टीज होता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो डक्ट के थ्रू जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट डक्ट रिलीज हो जाते हैं। तो इसके बेसिस पर डिवाइड भी किया गया है जो ग्लैंड्स हैं। इसमें कहा जाए कि इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड, इस तरीके से उसको डिवाइड कर लिया गया है। तो जो ग्लैंड ऐसे हैं जो क्या करते हैं, विदाउट डक्ट सिक्रेट करते हैं या डक्ट के थ्रू भी सिक्रेट कर रहे हैं, तो वे सभी क्या हो जाते हैं, ब्लड के द्वारा ही सभी पार्ट्स तक। जैसे हम कहें कि जो ग्रोथ हार्मोन्स है वह पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और तो वह हमारे पूरे बॉडी पार्ट, क्योंकि ग्रोथ होता है तो हमारे सभी पार्ट का ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं होता है कि केवल हेड से रिलीज हुआ और हमारा हेड ही ग्रो कर गया, नेक का ही ग्रोथ हुआ, ऐसा नहीं है। हमारे सभी पार्ट्स का ग्रोथ होता है। तो उसमें यह ग्रोथ हार्मोन्स हेल्प कर रहा है। तो ग्रोथ हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है, और यह ब्लड ही पूरे बॉडी पार्ट्स तक उस हार्मोन को पहुंचाने का काम करता है। इस तरीके से आगे बढ़ा जाए तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, या बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो कैसे यह रेगुलेट कर देता है बॉडी टेम्परेचर को, ब्लड जो है वह वाटर को कैरी करने का काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो जैसे ही यह वाटर को कैरी कर रहा है अपने साथ, इससे क्या होता है, वाटर जो है, वाटर के थ्रू ही एक्सेस अमाउंट में यदि बॉडी के अंदर वाटर हुआ है तो यह हेल्प करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। वाटर ही है जो हमारे बॉडी को के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे हम लोग इस तरीके से समझें कि एक्सेस वाटर हो जाता है या टेम्परेचर अधिक हो रहा है बाहरी जो एटमॉस्फेरिक हम कहें कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर यदि अधिक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यह क्या कर लेता है, हीट को भी बाहर नहीं जाने देता है। या हम कहें कि वाटर के थ्रू, या वाटर जब अपने बॉडी से, हम कहें कि ब्लड के ही हेल्प से यह निकला, तो यह ब्लड के हेल्प से जब निकल जाता है स्वेट, तो स्वेट जब बाहर निकल जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होता है। वहां पर एवेपोरेशन होता है, और एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, एवेपोरेशन कॉज्ड बाय कूलिंग, या हम कहें कि कूलिंग कॉज्ड बाय एवेपोरेशन। इस दौरान क्या हो जाता है, टेम्परेचर हमारे बॉडी का मेंटेन हो जाता है। और यह हेल्प कौन कर रहा है, यह टेम्परेचर को भी, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम ब्लड के द्वारा हो जाता है। वाटर बैलेंस, वाटर कितना अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर चाहिए, तो इसको बैलेंस करने का काम भी कौन कर लेता है, ब्लड करता है। कितने अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर वाटर होना चाहिए, यदि एक्सेस हो रहा है तो इसको एक्सक्रेटा के रूप में, या हम कहें कि जो यूरिन है, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, या स्वेट के रूप में यह बाहर चला आता है। वाटर बैलेंस भी बनाने का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ही। इसके बाद देखा जाए प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, जितने भी डिजीज हैं इन सभी से प्रोटेक्ट करने का काम, जितनी भी हमारे बॉडी के या ब्लड के अंदर कहें कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, या व्हाइट ब्लड सेल्स एक तरीके से फेगोसाइट्स होते हैं। फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस चलता है, इसके दौरान ही यह क्या कर लेते हैं, जितने भी माइक्रोब्स या आप कह सकते हैं कि हार्मफुल माइक्रोब्स, ये यदि बॉडी के अंदर इंटर करें तो इन सबको यह खा करके और खत्म कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वह प्रोटेक्टेड हो जाता है डिजीज से। तो इसको भी कौन मेंटेन, या हम कहें कि यहाँ प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है, तो ब्लड ही कर रहा है, क्योंकि ब्लड में ही 3 कार्पसल्स पाए जाते हैं। यहाँ कहें कि इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला हो जाता है, इसमें कहा जाए कि पार्टिकल्स या मटेरियल्स कितने होते हैं, तो उसमें तो मेन 2 होते हैं, ब्लड प्लाज्मा होता है और दूसरा कार्पसल्स होते हैं। इस कार्पसल्स को ही डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, जिसमें आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स आता है। तो ये डब्ल्यूबीसीएस या व्हाइट ब्लड सेल्स जो है यही प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद देख रहे हैं कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड को क्लॉट करने में कैसे हेल्प कर रहा है, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ब्लड को क्लॉट करने में, जैसे आपको कहीं से भी स्मॉल कट हो, स्मॉल इंजरी हो, उस दौरान ब्लीडिंग होना शुरू होता है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट है हमारे ब्लड के अंदर, अभी आप सुने कि ये 3 जो कार्पसल्स प्रेजेंट है हमारे ब्लड के अंदर, जिसमें आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स के बारे में सुनते। ये प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करने का। इसमें
कहा जाए कि प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन्स हेल्प करते हैं ब्लड को कोगुलेट होने में या क्लॉट होने में, जम जाता है। यदि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो तो क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक अमाउंट में हमारे बॉडी से ब्लड बाहर निकल जाएगा और हम क्या हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है। तो ये चीजें आप समझ चुके हैं कि यह ब्लड के क्लॉटिंग में भी ब्लड ही हेल्प करता है, ब्लड में ही प्रेजेंट होता है थ्रोम्बिन जो हेल्प करता है। सपोर्ट, ब्लड जो है सपोर्ट करेगा, यह प्रेशर के साथ आर्टरीज में फ्लो करता है, प्रेशर के साथ आर्टरीज में फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो टिश्यूज होते हैं वह स्टीफ हो जाते हैं। ये जो टिश्यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टीफ हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं, जेनेटल पार्ट्स कहा जाए, तो ये जेनेटल जो ऑर्गन्स हैं, यदि मेल में देखा जाए तो मेल में पेनिस जो है वह जेनेटल ऑर्गन्स है, तो उसको स्टीफ या हम कहेंगे इरेक्ट होने में कौन हेल्प करता है, ब्लड ही हेल्प करता है। उसमें पूरे प्रेशर के साथ फ्लो करता है, जिसकी वजह से वह इरेक्ट होता है। साथ साथ क्लिटोरिस जो फीमेल जेनाइटल पार्ट है वेजिना के पास होता है, तो वह उसको इरेक्ट करने में भी कौन हेल्प करता है, ब्लड ही हेल्प करता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।